हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का जो है चैप्टर 1 का पार्ट 3 देखने जा रहे हैं, जिसमें हमने जो है पहले पार्ट 2 में हमने विकास के बारे में देखा था। हमने जो है विकास के लक्ष्य विभिन्न प्रकार के लोगों के लिए अलग अलग होते हैं, इसकी बात की थी। आय और उसके लक्ष्य के बारे में देखा था। हमने राष्ट्रीय विकास के बारे में बात की थी, ठीक है। और विभिन्न देशों या फिर राज्यों की तुलना कैसे की जाती है, किस माध्यम से की जाती है, प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से की जाती है, ठीक है। औसत आय क्या होती है, इन सब चीज़ों पे हमने डिस्कशन किया था। और आज हम बात करेंगे आय और अन्य मापदंड के बारे में। तो गाइज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें और जो है वीडियो को शेयर कर दिया करिए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब देखेंगे हम आय और अन्य मापदंड। देखिए, जब हमने व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखा ना, तो ये पाया कि लोग केवल जो है बेहतर आय के बारे में नहीं सोचते, बल्कि वे अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर, समानता के व्यवहार पाना, है ना, आज़ादी इत्यादि जैसे लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं। ऐसी यूजुअल बात है, आप अपने आप को ही वहाँ पर रख के देखो कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा कमाना क्यों चाहते हो? क्योंकि आप प्रतिष्ठावान जीवन जी सको, ठीक है, दूसरे से आपको आदर सम्मान मिल सके, समानता का व्यवहार हो, आपको कुछ भी करने की आज़ादी हो, आपके इनकम इतनी ज़्यादा हो कि आप जो कुछ चाहते हो वो पूरा हो सके, ठीक है। तो इसी प्रकार ना, जब हम किसी देश या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं ना, तो हम औसत आय के अतिरिक्त जो है अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्यों के विषय में भी सोचते हैं। अब देखिए, बात करते हैं ना कि ये विशेषताएं आखिर हो क्या सकती हैं। इसकी निरीक्षण जो है हम एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। मैं दिखा पा रही हूँगी आपको ये टेबल। ये है चयनित राज्यों की प्रति व्यक्ति आय। देखिए, अगर मैं बात करूं हरियाणा की, तो हरियाणा में जो है प्रति व्यक्ति आय 1,80,174। वहीं पे केरल में देखिए 1,63,475 और बिहार में 34,409। ये डेटा ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा आय कहाँ पे व्यक्ति की है, हरियाणा में, और सबसे कम बिहार में। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है ना कि तालिका में जो है हरियाणा, केरल, बिहार की प्रति व्यक्ति आय दर्शाती है। तो वास्तव में ना ये आंकड़े जो है वर्ष 2016-17 की वर्तमान कीमत पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद के हैं। अच्छा चलिए, इस वर्ड को अभी हम थोड़ा सा छोड़ते हैं, लेकिन हम अब मोटे तौर पे ये देखेंगे कि हम इसे जो है राज्य की प्रति व्यक्ति आय मान सकते हैं। और हम ये देखते हैं कि इन तीनों राज्यों में ना हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है और बिहार जो है सबसे पीछे है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि औसतन यानी कि एवरेज में हरियाणा जो है एक व्यक्ति एक वर्ष में 1,80,174 रुपये कमाता है, जबकि बिहार में औसतन वह कितना है? 34,409 रुपये, ठीक है। और इसलिए ना, अगर विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाए तो ये तीनों ही राज्यों में जो है हरियाणा सबसे अधिक और बिहार सबसे कम विकसित माना जाएगा। तो अब हम ना इन तीनों राज्यों के कुछ और आंकड़ों पे नज़र डालते हैं, जो कि मैं आपको अगली तालिका में दिखाने वाली हूँ। देखिए, अब ये है हरियाणा, केरल, बिहार के कुछ तुलनात्मक आंकड़े, ठीक है। यहाँ पे शिशु मृत्यु दर अगर आप देख पा रहे होंगे तो हरियाणा में देखिए 30 है, ठीक है। साक्षरता दर देखिए 82% और जो है निवल उपस्थिति अनुपात यानी कि आयु 14-15 वर्ष की जो है 61। वहीं पे केरल में देखिए शिशु मृत्यु दर बहुत कम है, 10%, ठीक है। 10 जो है 1,000 में 10 जो है बच्चे। वहीं पे अगर एजुकेशन की बात करें, जो है एजुकेशन रेट, लिटरेसी रेट के बारे में, तो देखिए 94%, बहुत ज़्यादा है लिटरेसी रेट केरल का। आप सभी को पता है कि केरल नंबर 1 पे है, ठीक है। और अगर यहीं देखें केरल के जो है निवल उपस्थिति अनुपात, तो ये है 83, ठीक है। ध्यान रखेंगे 83 प्रति 100 व्यक्ति में, ठीक है। बिहार की अगर बात करें तो 35, ठीक है। शिशु मृत्यु दर प्रति 1,000 में, साक्षरता दर 62% और जो है निवल उपस्थिति अनुपात जो है 43। अब देखिए, यहाँ पे आपने देखा कि उनकी प्रति व्यक्ति आय तो ज़्यादा है, लेकिन देखिए कि यहाँ पे जो है शिशु मृत्यु दर केरल के कंपैरिजन में जो है बहुत ज़्यादा है। केरल के कंपैरिजन में यहाँ साक्षरता दर भी कम है। केरल के कंपैरिजन में यहाँ पे निवल उपस्थिति अनुपात भी जो है कम है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अभी हम देखते हैं। अच्छा, अगर मैं आपको निवल उपस्थिति अनुपात के बारे में बताऊं तो थोड़ा सा इसके बारे में सुन लीजिए। 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों को का जो है उस आयु के कुल बच्चों के साथ अनुपात
होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ शिशु मृत्यु दर की, तो ये भी जान लीजिए क्या होता है। ये जो है किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखाती है। साक्षरता दर क्या होती है? 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात। निवल उपस्थिति अनुपात देखिए, ये भी है, नीचे दिया ही हुआ है। ठीक है, 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले जो है कुल बच्चों को उसकी आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अभी जो हमने तालिका देखी, ये तालिका क्या दर्शा रही है? तालिका का सबसे पहला स्तंभ हमने देखा है कि जैसे जो है केरल में 1000 जीवित पैदा हुए बच्चों में से 10 बच्चे 1 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले मर जाते हैं। लेकिन वहीं हमने हरियाणा में देखा तो हरियाणा में ये अनुपात 30 था। ठीक है, जो केरल की तुलना में 2 गुना ज़्यादा था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और अगर हम दूसरी ओर बात करें तो दूसरी ओर हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय जो है केरल से ज़्यादा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जैसे तालिका 1.3 में हमने देखा था, पहली वाली तालिका में। तो ये सोचिए आप कि अपने माता पिता के लिए आप कितने प्यारे हैं। यह सोचिए कि सब लोग कितना प्रसन्न होते हैं जब कोई बच्चा जन्म लेता है। और अब जो है ऐसे माता पिताओं के बारे में सोचिए जिनके बच्चे जो है अपने पहले जन्मदिन के पहले ही मर जाते हैं। तो ऐसे माता पिताओं को कितना दुख महसूस होता होगा। ठीक है, दूसरा यह देखिए कि आंकड़े जो हैं किस वर्ष के हैं, वर्ष 2017 के हैं। तो ये जो है ना, हम बहुत पुराने समय की बात नहीं कर रहे हैं, ये अब 2020 चल रहा है, इसके 3 साल पहले ही। तो ये हमारी स्वतंत्रता के जो है 70 वर्ष बाद की बात है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जब हमारे देश की ना बड़े शहर में ऊंची ऊंची समस्या जो है शिशु मृत्यु दर पर समाप्त नहीं हो जाती। ठीक है, तालिका के अंतिम स्तंभ क्या दिखाता है? तालिका का अंतिम स्तंभ देखिए, बिहार के लगभग आधे बच्चे, ध्यान रखेंगे, आधे बच्चे जो है कक्षा 8वीं के बाद स्कूल नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ गरीबी ही बहुत ज़्यादा है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि यदि आप बिहार के किसी स्कूल में पढ़ते होते तो आपकी प्रारंभिक कक्षा में लगभग आधे से अधिक बच्चे गायब होते, और जिन बच्चों को जो है स्कूल में होना चाहिए था वे वहाँ नहीं होते। तो अगर ये आपके साथ होता ना, तो आप अभी यह सब ना पढ़ पाते जो आप पढ़ रहे हो। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए आप लोग। अब देखिए, बात करते हैं सार्वजनिक सुविधाओं के बारे में। देखिए, ऐसा क्यों है कि हरियाणा में जो है औसत व्यक्ति आय केरल के औसत व्यक्ति आय से अधिक है, लेकिन ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो है वह केरल से पीछे है। क्यों पीछे है? वहाँ पे शिशु मृत्यु दर ज़्यादा है। ठीक है, और क्या, साक्षरता दर कम है। ठीक है, स्कूल पहुँचने वाले बच्चों का दर जो है कम है। और केरल के जो है वेल एजुकेटेड लोग हैं वहाँ पे, जो ना मैं आपको ये बता दूँ कि वहाँ पे ठेला लगाने वाला भी ना व्यक्ति वेल एजुकेटेड है। ठीक है, लेकिन इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जो है पीछे। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि यह आवश्यक नहीं है कि जेब में रखा रुपया वे सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो। मैं अभी उदाहरण के माध्यम से भी आपको समझाने का प्रयास करूंगी। देखिए, नागरिक ना कितनी भौतिक वस्तुएं और सेवाएं प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आय जो होती है ना अपने आप में संपूर्ण पर्याप्त सूचक नहीं है। अब आप देख लीजिए कि क्या पैसा जो है आपको स्वच्छ वातावरण जो है दिला सकता है? क्या बिना मिलावट वाली दवाएं आप खरीद सकते हैं उस पैसे से? क्या आप जो है ऐसे समुदाय में रहने लग जाएंगे जहां आप जो है समुदाय में ही जाकर नहीं रहने लग जाते जहां ये सुविधाएं पहले से उपलब्ध हो? तो ये जो पैसा है ना आपको संक्रामक बीमारियों से नहीं बचा सकता है जब तक आपका पूरा समुदाय इससे बचाव के लिए नहीं कदम उठाता। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। वास्तव में जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका है ना वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना। अब जरा आप सोचिए, थोड़ा सा दिमाग पे जोर दीजिए कि किसी स्थानीय इलाके के लिए जो है सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना अधिक सस्ता है, या फिर कह लीजिए कि हर घर के लिए अलग अलग सुरक्षा गार्ड रखना। ठीक है, आप ये देखो कि आप अगर जो है किसी बिल्डिंग में जाते हो, अपार्टमेंट में देख लीजिए, तो एक गार्ड रहता है, वो पूरी बिल्डिंग की रक्षा करता है। लेकिन आप अलग अलग करो जो है सिक्योरिटी गार्ड रखोगे तो आपका जो है खर्चा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो आप क्या करते? अगर आपके गांव या इलाके में आपके अतिरिक्त कोई और पढ़ने में रुचि नहीं रखता, क्या तुम पढ़ पाओगे? शायद तब तक नहीं जब तक कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें कहीं और निजी स्कूल में पढ़ने की भेजने की क्षमता ना रखते हो। आप इसलिए पढ़ पा रहे हो क्योंकि बहुत से अन्य बच्चे जो हैं पढ़ना चाहते हैं, और बहुत से लोग ये मानते हैं कि सरकार को स्कूल खोलने चाहिए। ठीक है,
और जो है अन्य प्रकार की सुविधाएं भी उपलब्ध करानी चाहिए, जिससे सभी बच्चे को पढ़ने का अवसर मिले। अब देखिए गवर्नमेंट में ना, इस गवर्नमेंट ने जो है इस क्षेत्र में प्रयास भी किए हैं। गवर्नमेंट क्षेत्र का मैं आपको बता दूं, MDM। मोस्टली बच्चे क्या है, गरीब बच्चे हैं जो पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं, 2 वक्त का खाना भी नहीं नसीब करवा पा रहे, तो वो स्कूल क्या जाएंगे। और इसीलिए चला है मिड डे मील प्रोग्राम, जो 1995 से ही लागू है। ठीक है, ये प्रोग्राम चल रहा है। तो ये इस प्रोग्राम में क्या है कि प्राइमरी एजुकेशन के साथ साथ दोपहर का खाना भी बच्चों को जो है प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, ताकि जो है बच्चे जो है संतुलित आहार के साथ साथ पढ़ाई भी कर सकें। ठीक, तो इसलिए ना सरकार और समाज ने इनके लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध अभी भी नहीं कराई हैं। कई क्षेत्रों में हैं। आप अगर मैं गांव जाते समय ये देखती हूँ कि कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे दूर दूर तक स्कूलें नहीं हैं। तो अब भाई दूर दूर तक स्कूलें नहीं रहेंगी तो वहाँ पे बच्चे शिक्षा कैसे ले सकेंगे। तो अभी भी ना बहुत से क्षेत्र में बच्चे जो है, मुख्य रूप से अगर मैं बात करूँ लड़कियों की, तो लड़कियों की हालत और ज़्यादा गंभीर है। लड़कियाँ जो है उच्च विद्यालयीय शिक्षा नहीं ले पा रही हैं। क्यों नहीं ले पा रही हैं? क्योंकि गवर्नमेंट जो है काम ही नहीं कर रही है। विद्यालय आप बनवाओगे, विद्यालय में आप विद्यालय बनवा दिए, चलो किसी तरह विद्यालय बनवा भी दिए, वहाँ टीचर्स नहीं है। ठीक है, टीचर्स 1-2 हैं, टीचर्स नहीं है तो लड़कियों के लिए टॉयलेट सुविधा नहीं है, टॉयलेट सुविधा नहीं है। ऐसे बहुत सारी, क्या गिनवाऊँ मैं, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जिनका सामना लड़कियों को करना पड़ता है। और आज भी स्थिति जो है लड़कियों की नाजुक है। वो स्कूल नहीं जा पा रही हैं, कॉलेजेस नहीं जा पा रही हैं। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की वजह से। ठीक है, अब आपके मन में ये आ रहा होगा क्वेश्चन कि केरल में शिशु मृत्यु दर क्यों कम है? क्योंकि वहाँ ना स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा की जो है मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। अब जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ जो है वेल एजुकेटेड बहुत सारे ऐसे जो है बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं। वहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि वहाँ एक ठेला चलाने वाला भी जो व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा वेल एजुकेटेड है। तो वहाँ पे स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं ना पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। वहाँ पे हर पेरेंट जो है अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और इसी प्रकार ना कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे कि हमने जो है निचली क्लास में पढ़ा है, PDS सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक प्रकार से कार्य करती है। और ऐसे राज्यों में जो है लोगों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर जो होते हैं ना, वो निश्चित रूप से बेहतर होने की संभावना है। अब देखिए कुछ बॉक्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको हम देख लेते हैं। हमने अभी 2 तालिकाएं देखी, हमने प्रति व्यक्ति आय की तालिका और जो है साक्षरता और जो है शिशु मृत्यु दर वाली तालिका देखी। अब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या हरियाणा जो है केरल से साक्षरता दर आदि में उतना ही आगे है जितना प्रति व्यक्ति आय के विषय में? तो हमने देखा एज यूजुअल है, नहीं आगे है। केरल चाहे साक्षरता दर की बात हो, चाहे जो है निवल जो है उपस्थिति की बात हो, चाहे जो है शिशु मृत्यु दर की बात हो, सब चीज़ में जो है केरल अव्वल है। ठीक है, यानी कि शिशु मृत्यु दर वहाँ पे बहुत कम है, प्रति जो है 1000 में मात्र 10। ठीक है, और जो है हरियाणा में कितनी? प्रति 1000 में जो है 30 जो है बच्चे मर रहे हैं। ठीक है, तो आगे नहीं है। अगर दूसरा क्वेश्चन हम देखें तो ऐसे दूसरे उदाहरण सोचिए जहां वस्तुएं और सेवाएं व्यक्तिगत स्तर की अपेक्षा सामूहिक स्तर पर उपलब्ध कराना अधिक सस्ता है। तो देखिए अगर मैं बात करूं, फैक्ट्रीज हो गई, माइनिंग हो गई, मैन्युफैक्चरिंग हो गई। ठीक है, जहाँ पे जो है बड़े स्केल पे जो है एक्टिविटी होती है, कई सारे लोगों का समूह जो है काम करता है। तो ये सारे उदाहरण हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अच्छे स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं की उपलब्धता क्या केरल सरकार द्वारा इन सुविधाओं के लिए किए गए व्यय पर ही निर्भर करती है? अन्य कौन से कारक प्रासंगिक हो सकते हैं? देखिए अगर मैं आपको सीधे सीधे बताऊं ना, तो इसका उत्तर है नहीं। ये जो है ये सिर्फ मनी के स्पेंड के अमाउंट में डिपेंड नहीं करता। इट डज नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड, इट्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कैपेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स, क्वालिटी ऑफ मेडिसिन्स। ठीक है, डॉक्टर की कैपेबिलिटीज़ पे डिपेंड करता है, जो है मेडिसिन की उपलब्धता पे डिपेंड करता है। ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज़, अगर जो है एजुकेशन होगी वहाँ पे, तो हेल्थ फैसिलिटीज़, द क्वालिटी ऑफ द टीचर्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट है। अगर टीचर्स की क्वालिटी जो है वो बड़ी होगी तो जाहिर सी बात है कि वो अपने बच्चों को वेल एजुकेटेड करेगा।
अगर डॉक्टर्स होंगे, वेल एजुकेटेड डॉक्टर्स होंगे, अच्छे जो होंगे, तो वो क्या करेंगे, वो अच्छी हेल्थ व्यवस्था करेंगे। तो इन सब चीज़ों पे भी है जो डिपेंड करता है, ठीक है। ये बात मैं आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। अगर क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो क्वेश्चन है, तमिलनाडु में ग्रामीण क्षेत्रों के 90% लोग राशन की दुकानों का प्रयोग करते हैं, जबकि वेस्ट बंगाल में केवल 35% जो है ग्रामीण निवासी इसका प्रयोग करते हैं। कहाँ के लोगों का जीवन बेहतर होगा और क्यों? अगर मैं बात करूँ अगर स्वास्थ्य की या फिर जो है संतुलित भोज्य पदार्थों की, तो ये जो है ना, ये डिपेंड करता है वहाँ पे जो है चीज़ें सस्ती और रीजनेबल क्वालिटी के जो भोजन उपलब्ध हों, यानी कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ चीप एंड रीजनेबल क्वालिटी फूड ग्रेन। तो या फिर कह लीजिए कि शुगर क्या क्या मिलता है पीडीएस सिस्टम के तहत, फूड ग्रेन मिलता है, शुगर मिलता है, ठीक है, मिट्टी के तेल मिलते हैं पीडीएस सिस्टम के तहत, है ना। तो मैं अगर बात करूँ तमिलनाडु की स्थिति का, तो तमिलनाडु की स्थिति जो है ना वेस्ट बंगाल की स्थिति से अच्छी होगी, क्योंकि जो है वहाँ पे पीपल्स को जो है फैसिलिटीज़ अच्छी प्रोवाइड हो रही हैं, ठीक है, चीप और रीजनेबल क्वालिटी में जो है फूड ग्रेन मिल रहा है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। अब देखिए कार्यकलाप 2 को भी देख लेते हैं। तालिका 1.5 को ध्यान में रख के तालिका 1.5 में क्या जो है देखते हैं अभी हम क्या है, तो अध्ययन कीजिए और जो है अनुच्छेदों में रिक्त स्थान को भरिए। अब देखिए उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या की शैक्षिक उपलब्धि श्रेणी, ठीक है। देखिए ग्रामीण जनसंख्या की साक्षरता दर पुरुष की कितनी है 76%, महिला की 54%। 10 से 14 वर्ष के ग्रामीण बच्चों में साक्षरता दर जो है पुरुषों में 90% और महिला में 87%, ठीक है। ग्रामीण बच्चों का प्रतिशत जो है 10 से 14 वर्ष की आयु में स्कूल जाने वाले 85% पुरुष और 82% महिला। अब देखिए अब क्वेश्चन क्या उठ रहा है ये बात करेंगे। क्वेश्चन ये है कि सभी आयु वर्ग की साक्षरता दर जिसमें युवक और वृद्ध दोनों सम्मिलित हैं, ग्रामीण पुरुषों के लिए डैश थी और ग्रामीण महिलाओं के लिए डैश थी। यह नहीं कि बहुत से वयस्क स्कूल नहीं जा पाए, बल्कि डैश इस स्कूल में नहीं है। तो देखिए आपको इस चार्ट के थ्रू ना ये जो है फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ग्रामीण पुरुष जो है 76% जो है स्कूल जो है जा रहे हैं, ठीक है। ग्रामीण महिलाएं जो है 54% जा रही हैं, यानी कि टोटल जो है 24 से 25% लोग जो है स्कूल में नहीं हैं। और इसी प्रकार जो है आप जो है तालिका में नीचे भी चार्ट को देखकर आप भर लेंगे, है ना। चलो मैं ही बता देती हूँ, ठीक है ना। ख नंबर देखिए, इस तालिका से ये स्पष्ट है कि कितने प्रतिशत जो है ग्रामीण लड़कियां और ग्रामीण लड़के स्कूल नहीं जा रहे हैं। आप देखिए 100% में से 76% जा रहे हो, तो कितने प्रतिशत नहीं जा रहे होंगे पुरुष 24%, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 54% लड़कियां जा रही हैं, तो 100 में 54 माइनस करिए कितना होगा 46, ठीक है। तो 46% जो है लड़कियां नहीं जा पा रही हैं स्कूल, तो ठीक है। तो जो है ना 10 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों में से डैश प्रतिशत जो है ग्रामीण लड़कियां और डैश प्रतिशत जो है ग्रामीण लड़के निरक्षर हैं, यानी कि कितने 24% लड़के और जो है 46% लड़कियां जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है, यानी कि निरक्षर हैं। अब देखिए हमारी जो है स्वतंत्रता के अब तो 75 वर्ष हो गए, ठीक है। हमारी स्वतंत्रता के 68 वर्षों के बाद भी अब देखिए 10 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे जो हैं इस उच्च स्तर की निरक्षरता चिंताजनक का विषय है। बहुत से अन्य राज्यों में भी ना 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के संवैधानिक लक्ष्य के निकट भी नहीं पहुंच पाए हैं, जबकि इस लक्ष्य को 1960 तक पूरा करना था। अगर मैं आपको बता दूं थोड़ा, आर्टिकल 21 के ए में ये हर व्यक्ति का जो है फंडामेंटल राइट है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है। और एमडीएम को भी जो है इसी के तहत डाला गया है कि जो भी बच्चे जो हैं स्कूल जा रहे हैं उन्हें संतुलित आहार भी प्रोवाइड कराया जाए। ये मैं आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन कई जगह जो है ना आज अभी तक जो है बच्चे एजुकेशन नहीं पा रहे हैं, ठीक है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन नहीं पा रहे हैं। तो देखिए इस तालिका के तहत हम ये देखेंगे कि वर्ष 2017 के लिए भारत और उनके पड़ोसी देशों के जो है कुछ आंकड़े। अगर हम बात करें देश श्रीलंका की, तो देखिए सकल राष्ट्रीय आय यानी कि प्रति व्यक्ति अमेरिकी डॉलर में क्रय शक्ति क्षमता देखिए श्रीलंका की
11,326। और वहीं देखिए भारत की कितनी है, 6,353। म्यांमार की कितनी, अच्छा ये सारे जो है ना ये पड़ोसी राज्य हैं, ठीक है, भारत के। अब देखिए भारत से ज़्यादा जो है क्रय शक्ति श्रीलंका की है, ये चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। जन्म के समय जो है संभावित आयु देखिए श्रीलंका के यहाँ ही ज़्यादा है, 75.5। हमारे देश की कितनी है, 68.8। विद्यालयी औसत आयु कितनी है, 25 वर्ष या उससे अधिक, 10.9। और हमारे यहाँ की जो है 6.4। और जो है विश्व में मानव विकास सूचकांक का क्रमांक कितना है, जो है जो श्रीलंका में 76 और हमारे भारत में 130। अगर मैं बात करूं एसडीआई रिपोर्ट 2019 की जो 2020 में जारी की गई है, अभी 2020 की नहीं आई हुई है, ठीक है। तो ये जो है ना एचडीआई जो है, सॉरी 2020 की रिपोर्ट आ गई है। मैं आपको अगर बताऊं यहाँ पे स्थिति क्या है, तो यहाँ पे जो है 189 देशों का जो है डेटा है, 189 देशों के मध्य जो है इंडिया की रैंकिंग की अगर मैं बात करूं, इंडिया की रैंकिंग है 129वीं। और वहीं अगर मैं बात करूं ना श्रीलंका की, तो जो है 71, यानी कि इंडिया से देखिए कितना ऊपर है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिए आप लोग, है ना। आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं कि एसडीआई आखिर होता क्या है। एसडीआई का अर्थ है ना सीधा सीधा मानव विकास सूचकांक। क्या, मानव विकास सूचकांक। देखिए यहाँ दिया भी है जो 189 देशों में क्रमांक में होता है, ठीक है। अब देखिए जन्म के समय जो है संभावित आयु, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि व्यक्ति के जन्म के समय औसत आयु की संभावना दर्शाते हैं, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय की गणना जो है सभी देशों के लिए डॉलर में की जाती है, हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, ताकि उसकी तुलना की जा सके। और यह इस तरीके से भी की जा सकती है कि $1 जो है किसी भी देश में समान मात्रा में वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके। अच्छा देखिए, क्या यह आश्चर्यजनक नहीं लगता कि हमारे पड़ोस का एक छोटा सा देश है ही। अगर मैं बात करूँ आपकी, ये जो है इंडिया है, ठीक है, और यहाँ पे है इतना छोटा सा देश जो है श्रीलंका, ठीक है। और इतना छोटा सा देश जो है हर विषय में भारत से आगे है। आप ये सोचिए कितनी बड़ी बात है। और हमारे जैसे जो है बड़े देश का विश्व में इतना नीचा रैंक है। अब अगर आप 2020 देखिए कितना रैंक है, जो है 129 रैंक। और वहीं पे देखिए श्रीलंका 71 रैंकिंग है इसकी। तो ये जो तालिका है ना, ये दिखाती है कि नेपाल और बांग्लादेश भी प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में कम है, फिर भी भारत की आयु जो है संभावितः पीछे नहीं है। आगे देखते देखिए एसडीआई के परिकलन के लिए ना बहुत से सुधारों का सुझाव दिया गया है। अब देखिए मानव विकास रिपोर्ट में ना बहुत सारे नए घटक जोड़े गए हैं, लेकिन मानव के विकास से पहले यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि विकास जो है महत्वपूर्ण है। एक देश के नागरिकों के साथ क्या हो रहा है, लोगों का स्वास्थ्य, उसका कल्याण सबसे अधिक जरूरी है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं हम लोग मानव विकास सूचकांक के बारे में, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये जारी कौन करता है। ये जारी करता है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको अलग से बता रही हूँ, ठीक है। UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, ठीक है। तो यूएनडीपी द्वारा ना जारी होने वाली वार्षिक रिपोर्ट है ये, जो कि क्या करती है, जीवन प्रत्याशा हो, शिक्षा हो, आय के मानकों के आधार पर प्रकाशित की जाती है, ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सबसे पहले जो है 1990 में एसडीआई रिपोर्ट जारी की गई थी सबसे पहले। तब से जो है हर साल इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया जा रहा है, ठीक है। और ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 9 दिसंबर 2019 को जारी की गई है, जिसमें मैंने आपको बताया कि 189 देशों में से भारत की रैंकिंग है 129वीं, ठीक है। तो पिछले वर्ष के मुकाबले में ना इस बार 1 अंक का सुधार हुआ है। पिछले वर्ष में अगर आप पढ़ते हैं तो जो है भारत की रैंकिंग 130 थी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। अगर मैं बात करूँ भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की, तो उसका भी जो है 3 अंक का सुधार हुआ है। बांग्लादेश ने भी जो है भारत से बेहतर प्रदर्शन करके 2 अंकों में सुधार किया है। यानी कि अभी बांग्लादेश का भारत से अच्छा प्रदर्शन है नहीं, लेकिन 2 अंक का सुधार हुआ है। इन कंपैरिजन टू भारत का तो 1 ही अंक का सुधार हुआ है ना, ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ठीक है। और जो है श्रीलंका की तो बात हम कर ही चुके हैं कि 71वें पायदान पे है, ठीक है। तो देखिए रैंकिंग के आधार पे ना इसमें शामिल सभी देशों को 4 श्रेणियों में जो है बांटा जाता है। अगर मैं बात करूँ पहली श्रेणी की, तो पहली श्रेणी में बेहद उच्च मानव विकास आते हैं, ठीक है।
ध्यान रखेंगे। दूसरी श्रेणी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो है उच्च मानव विकास आते हैं, ठीक है। और अगर तीसरी श्रेणी की मैं बात करूं तो इसमें मध्यम मानव विकास आते हैं, और चौथी श्रेणी की बात करूं मैं तो इसमें जो है निम्न मानव विकास आते हैं, ठीक है। तो हमारा भारत किस में आता है ना, ये आप बात कर लीजिए, ये तीसरे में आता है, यानी कि मध्यम मानव विकास के सूचकांक में आता है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये कैसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, 1 2 3 4, ठीक है। तो मानव विकास का जो पहला श्रेणी है ना, जो बेहद उच्च मानव विकास, इसमें जो है 62 देश शामिल है, ठीक है। कितने? 62, ठीक है। दूसरे की बात करूं अगर मैं उच्च मानव विकास में, तो ये जो है 63 से 116, यानी कि 63 से 116 पायदान पर देश शामिल है। तीसरे की अगर मैं बात करूं तो ये जो है 117 से जो है 153। अब देखिए भारत की स्थिति यहीं पे पता चल गई है कि 129वां स्थान भारत का है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और अंतिम श्रेणी में बाकी सभी देश जो हैं वो हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए, अब हमने भारत की स्थिति तो जान ली, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि सबसे ऊपर पायदान पे कौन है तो कौन है, ये भी आपको जानना चाहिए। सबसे ऊपर पायदान पे कौन है और सबसे नीचे पायदान पे कौन है, ये भी तो जानना जरूरी है ना। देखिए, मानव विकास की जो रिसेंट रिपोर्ट आई है ना, उसमें सबसे पहले नंबर पे है नॉर्वे, ठीक है। क्या है? नॉर्वे। और दूसरे स्थान पे है स्विट्जरलैंड। देखिए, ऊपर के टॉप 3 भारत का स्थान और सबसे निचला स्थान, यही हमें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो पहले नंबर पे नॉर्वे, दूसरे नंबर पे स्विट्जरलैंड, ठीक है, और तीसरे नंबर पे है आयरलैंड, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और सबसे निचले पायदान की अगर मैं बात करूँ ना, तो सबसे निचले पायदान के जो हैं अफ्रीकी देश हैं, ठीक है। बात करूँ मैं नाइजर, किसकी? नाइजर। अफ्रीकी देश जैसे नाइजर हो गए, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाड, दक्षिणी सूडान, बुरुंडी, माली, इरिट्रिया, ये सारे जो है ना निचले पायदान पे ये जो है ये शामिल है, ठीक है। तो चलिए यहीं आज समाप्त करती हूँ, और अगले वीडियो में हम देखेंगे विकास की धारणीयता, ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, एसडीआई को डिटेल में बताना इसलिए ज़रूरी था ना कि पीसीएस एग्ज़ाम में ना पूछा जाता है डेटा, ठीक है, और इसीलिए मैंने आपको रिसेंट रिपोर्ट का भी जो है डेटा बता दिया है, और किसको जो है उच्च, अच्छा ये जो मैंने बताया है ना कि 4 श्रेणियों में विभाजित होती है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि बेहद उच्च मानव विकास की श्रेणी में कितने देश आते हैं, कौन देश है, ठीक है, और जो है हमारा भारत जो है कौन सी श्रेणी में आता है, तीसरी श्रेणी में आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि एक 100वां स्थान है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, इसीलिए मैंने आपको इसको डिटेल में थोड़ा सा बता दिया। और अगले वीडियो में हम देखेंगे विकास की धारणीयता, ठीक है, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स है ना, तो थोड़ा सा जो है टफ तो हो ही जाता है, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स से सबको डर लगता है, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको ना एक एक चीज़, एक एक टर्म्स जो है अच्छे से समझा दूंगी। और क्योंकि हमारे देश के इकोनॉमिक्स के बारे में तो हमें तो जानना ही जानना है, ठीक है। और इस समय तो मामला और गर्माया हुआ है कि हमारी जीडीपी जो है नेगेटिव में चली गई है, ठीक है। बेरोजगार जो है देखिए कितना संघर्ष कर रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, ठीक है। तो इन सब पे डिस्कशन जरूरी होता है, ठीक है। और आप लोग ना क्वेश्चन करिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स भर दीजिए इतना अपने क्वेश्चन से, ठीक है, और मैं उसका पूरा जवाब देने की कोशिश करूंगी। तो आप लोग जो है ना इच्छुक होइए ना, आप लोग के बिल्कुल कमेंट नहीं आ रहे हैं, आप लोग पूछिए इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके माइंड में आते होंगे, तो आप लोग पूछिए क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और कैसा लगा मेरा ये वीडियो जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर ले, और प्लीज़ गाइस वीडियो को शेयर कर दिया करिए।